चलिए आज की क्लास में देखते हैं। पिछले क्लास में वन वन फंक्शन देख लिए थे, मेनी वन फंक्शन देख लिए थे। आज देखना है ऑन टू फंक्शन, ठीक है, जिसका एक और नेम है सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, देखिए ऑन टू फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन दोनों सेम है, ठीक है, दूसरा नेम है। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज। ठीक है, देखिए मतलब एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी जो है वह ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब सेट बी में जितने भी एलिमेंट हैं उनका एक कम से कम एक प्री इमेज बनता हो। ठीक है, इसका मीनिंग ये हुआ कि सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक है, जिसका प्री इमेज ए में ना बने, सबका बन जाना चाहिए। ठीक है, देखिए फिर से डेफिनेशन एक बार सुनिए, फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। देखिए तो यहाँ देखिए ए से बी में एक फंक्शन है, यहाँ ए से बी में एफ एक फंक्शन है, ठीक है। तो सेट बी में जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 4 इन सबका प्री इमेज ए में बना है। देखिए ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचा है जिसका प्री इमेज नहीं बना है, तो ये ऑन टू फंक्शन हुआ। देखिए दूसरा पॉइंट, अगर इसमें देखा जाए तो सेट बी में कितने एलिमेंट है 1 2 3 इन सबका प्री इमेज बना है। देखिए 1 का एक प्री इमेज है ए, 2 का 1 प्री इमेज है बी, 3 का 2 प्री इमेज है सी और डी। यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि सेट बी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में ना बने, मतलब एक कम से कम बना चाहिए, एक से ज्यादा भी बन सकता है। जैसे देखिए 3 का यहाँ पर एक से ज्यादा बन गया, ठीक है। तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। सिंपल सी बात है कि ए से बी में फंक्शन है तभी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसका बी ए में प्री इमेज नहीं बने, सबका बन जाए तो ऑन टू फंक्शन होता है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन होता है। देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखा जाए, इसका इस मतलब इसमें देखते हैं, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ये एफ ए से बी में फंक्शन है, ठीक है। तो ए क्या हुआ डोमेन, इसके लिए अगर देखा जाए तो डोमेन क्या हो गया ए, तो चलिए लिखते हैं डोमेन। इसके लिए डोमेन कितना है तो लिखिए डोमेन है ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये डोमेन हो गया, ठीक है। देखिए अब ध्यान समझिएगा, अब ए से बी में फंक्शन है तो ए डोमेन हुआ, बी क्या हुआ कोडोमेन हुआ। तो चलिए कोडोमेन लिख लेते हैं, कोडोमेन, कोडोमेन इसका लिखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इसका डोमेन इतना है, समझिएगा ध्यान से, हम लोग यहां समझ लेते हैं। इसके लिए देखा जाए तो डोमेन कितना है, तो एफ ए से बी में फंक्शन है तो डोमेन है ए बी सी डी, ए से बी में फंक्शन होता है तो ये डोमेन होता है, ये डोमेन हो गया, ठीक है। अब रेंज, तो देखिए रेंज अगर लिखें तो रेंज किसको बोलते हैं, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी व्हिच हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन सेट ए। मतलब बी में वैसे एलिमेंट, बी के वैसे एलिमेंट के सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं जिसका कम से कम एक प्री इमेज बना हो। तो 1 2 3 4 सबका प्री इमेज बना है, यानी ये 1 2 3 4 ये हो गया इसका रेंज। अब कोडोमेन देखिए, कोडोमेन, तो बताइए कोडोमेन कैसे निकालते हैं। तो कोडोमेन निकालने का तरीका क्या है कि अगर ए से बी में फंक्शन है एफ तो ए कोडोमेन बोलते हैं, बी को कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बी में कितना एलिमेंट है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए एक यहाँ से क्लियर है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल है। तो याद रखिएगा ऑन टू फंक्शन में यहाँ पर होता है रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ऑन टू फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। देखिए अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन नहीं है। देखिए इसमें भी आप देखिए यहाँ एफ ए से बी में फंक्शन है तो ये ए बी सी डी ये डोमेन में आ गया। कोडोमेन क्या, एफ ए से बी में फंक्शन है तो बी कोडोमेन हो गया। रेंज क्या हुआ 1 2 3, तो रेंज और कोडोमेन दोनों क्या है इक्वल है। इसका मतलब रेंज इक्वल टू कोडोमेन होगा तो क्या हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, ठीक है। उसका मेन कंडीशन हो जाएगा रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, तो करेंगे इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन करेंगे, देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। ए फंक्शन एफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ, ऑप्शन ए में देखिए ए इक्वल टू बी, ठीक है, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन बी में एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है।
ऑप्शन सी में इफ ऑफ ए इक्वल टू बी, ऑप्शन डी में इफ ऑफ बी इक्वल टू ए। ठीक है, इफ ऑफ ए बी का। देखिए अब ध्यान समझते हैं हम लोग, इसको क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ फंक्शन इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन। ठीक है, तो हम क्या बोले हैं, ऑन टू फंक्शन को रिकॉग्नाइज करने का मेन तरीका क्या है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन। देखिए जितना रेंज है उतना ही कोडोमेन है। तो ऑन टू फंक्शन में याद रखिएगा कि कोई भी फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब उसमें रेंज इक्वल टू क्या हो, कोडोमेन हो। तो देखिए यहाँ इसका रेंज इक्वल टू कोडोमेन कौन है, इसमें तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन कहीं लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग चेक करेंगे रेंज इक्वल टू कोडोमेन कैसे होता है। तो देखिए ये फंक्शन है इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी, ध्यान समझिएगा, ये फंक्शन है इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी। तो ये क्या हुआ, ए डोमेन हुआ। ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, याद रखिएगा। ए हुआ डोमेन, अब बी क्या हुआ, कोडोमेन। एकदम सिंपल पॉइंट, देखिएगा समझने का तरीका समझिए। यहाँ एफ ए से बी में फंक्शन है तो ए डोमेन है और बी क्या है, कोडोमेन है। तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा, देखिए रेंज कैसे निकालते हैं, तो डोमेन इनपुट के फॉर्म में फंक्शन में डालते हैं तो आउटपुट जो मिलता है वही रेंज होता है। तो ये ए डोमेन है तो यही ना इनपुट होता है, डोमेन ही इनपुट होता है। तो ए एफ में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ए। जब ए जो है फंक्शन एफ में जाएगा तो एफ ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये मतलब डोमेन इनपुट के फॉर्म में डाल रहे हैं तो एफ ऑफ ए मिल रहा है, यानी यही रेंज है। तो ए एफ में जाएगा तो एफ ए देगा, यानी रेंज क्या हो जाएगा, एफ ए। तो देखिए ये रेंज है और ये बी क्या है, कोडोमेन। तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन, तो सिंस रेंज इक्वल टू कोडोमेन, ध्यान से समझिए, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज कितना लिखे, एफ ए इक्वल टू कोडोमेन कितना है, बी है। तो एफ ए इक्वल टू बी, यानी ऑप्शन सी जो है कंडीशन सही है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, ध्यान याद रखिएगा इसको कि कोई भी फंक्शन जो है वो ऑन टू फंक्शन तभी होगा जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो अगर एफ ए से बी में फंक्शन है तो एफ ए रेंज होता है और बी कोडोमेन होता है और ये डोमेन होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो ये हुआ ऑन टू फंक्शन के बारे में। अब देखते हैं थोड़ा सा इनटू फंक्शन के बारे में। ठीक है, ध्यान समझिएगा, इनटू फंक्शन यहाँ देखिए, if function if such that it tends to be is called into function if at least one element in set B which having no pre-image। देखिए मतलब if जो है A से B में एक फंक्शन है तो उसको इनटू फंक्शन तभी बोलेंगे जब सेट बी में कम से कम एक एलिमेंट बच जाना चाहिए जिसका प्री इमेज ए में नहीं बना हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ इफ ए से बी में फंक्शन है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट 5 है जिसका प्री इमेज ए में नहीं बना है, तो ये इनटू फंक्शन हो गया। यहाँ इफ ए से बी में फंक्शन है तो इसमें कम से कम एक एलिमेंट से ज्यादा हो गया ना, तो कम से कम एक का मतलब क्या हुआ, एक से ज्यादा एलिमेंट बच सकता है। तो यहाँ पर 3 एलिमेंट बचा है, 3, 4, 5 का कोई प्री इमेज ए में बना ही नहीं है। इसका मतलब एफ जो है ए से बी में एक इनटू फंक्शन है। एकदम सिंपल है कि इनटू फंक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या है, पहले याद रखिएगा कि सेट बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट बच जाएगा, कम से कम एक बचेगा, यानी एक से ज्यादा भी बच सकता है जिसका प्री इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, तो वो इनटू फंक्शन हो जाता है। देखिए अब थोड़ा सा देखा इसका मेन कंडीशन, तो इसके लिए देखिए हम इसी के लिए ध्यान से समझते हैं। इसके लिए डोमेन, इसका डोमेन देखिए, तो एफ ए से बी में फंक्शन है तो डोमेन हुआ ए बी सी डी, मतलब ये पूरा सेट ए डोमेन हो गया। ठीक है, अब इसका कोडोमेन देखिए, तो कोडोमेन क्या होता है, तो एफ ए से बी में फंक्शन है तो कोडोमेन पूरा सेट बी हो जाता है। तो 1 2 3 4 5 ये हो गया कोडोमेन। तो अगर रेंज का बात किया जाए तो रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज देखिए सेट बी के वैसे एलिमेंट के सेट को हम लोग रेंज बोलते हैं जिसका कम से कम एक इमेज बना हो, प्री इमेज, सॉरी कम से कम एक प्री इमेज बना हो। तो 1 2 है तो 1 2 का प्री इमेज बना है, तो रेंज हो गया 1 2। ठीक है, यानी देखिए यहाँ पर कोई इक्वल नहीं है, रेंज हो गया 1 2। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन है, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा हम समझा दें, यहाँ एक कंडीशन हम लोग जरूर समझेंगे, देखिएगा। ठीक है, देखिए अब मेरे कहने का मीनिंग है यहाँ पर कि एक सेट का एक डेफिनेशन बता रहा है, जैसे उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो उसको तो थोड़ा ध्यान से समझिए। एक सेट ए है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी, एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। तो देखिए हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन बी, मतलब सेट ए का टोटल एलिमेंट बी में है, बट अगर बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में नहीं हो तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है।
देखिए हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है। और डेफिनेशन समझिएगा, हम लिख देते हैं डेफिनेशन, जो प्रॉपर सबसेट का डेफिनेशन है, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। देखिए इफ ए एंड बी be two sets and if every element of set A is contained, देखिए क्या लिखा है, if A and B be two sets and if every element of set A is contained in B, ठीक है, but at least one element in set B which is not in A, then A is called proper subset of set B। देखिए हम क्या लिखा है, डेफिनेशन समझिए। अगर A और B दो सेट है, ठीक है, मतलब if A and B be two sets and if every element of set A is contained in B but at least one element in set B which is not in A, then set A is called proper subset of set B। देखिए मेरे कहने का मीनिंग है कि अगर ए और बी दो सेट है और सेट ए का टोटल एलिमेंट बी में है, ठीक है, बट बी में कम से कम एक एलिमेंट हो जो ए में नहीं हो, तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक सेट ए लिख देते हैं, इसमें एलिमेंट ए बी सी डी है, और यहाँ पर एक सेट बी है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई। देखिए अब हियर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कंटेन्ड इन बी, ठीक है, बट टू एलिमेंट ई एफ विच इज नॉट इन ए, सो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है। ये साइन है प्रॉपर सबसेट का, ये इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक है। देखिए इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट, तो यानी यहाँ ए बी का क्या है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट का साइन है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं, ये हम लोग प्रॉपर सबसेट समझ लिया, अब इसको देखते हैं, ध्यान समझते हैं। देखिए तो यहाँ रेंज क्या है, देखिएगा रेंज, इसमें रेंज, तो रेंज इक्वल टू है 1 to, कोडोमेन कितना है, देखिएगा ध्यान से, रेंज कोडोमेन कितना है, तो कोडोमेन है 1 2 3 4 5। तो देखिए हियर एवरी एलिमेंट ऑफ रेंज इज कंटेन्ड इन कोडोमेन, ठीक है, बट एटलीस्ट 3 एलिमेंट, एटलीस्ट 1 एलिमेंट, एंड 1 से ज्यादा एलिमेंट हो सकता है, तो 3 4 5 ऐसा एलिमेंट है जो रेंज में नहीं है, यानी रेंज का टोटल एलिमेंट कोडोमेन में है, लेकिन कोडोमेन में कुछ ऐसा एलिमेंट बच जा रहा है जो रेंज में नहीं है, तो वही प्रॉपर सबसेट वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। यानी रेंज क्या है, तो रेंज प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन, याद रखिए रेंज क्या है, तो प्रॉपर सबसेट है कोडोमेन का। तो ये मेन कंडीशन है किसके लिए, तो इनटू फंक्शन के लिए, याद रखिएगा ये मेन कंडीशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के सीबीएसई एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, या बिहार बोर्ड हो 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा कि इफ फंक्शन एफ सच दैट टेंड्स टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ रेंज इज, तो क्या, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, रेंज क्या हो तो कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो। देखिए एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, देखिए वो क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन if such that a tends to b is called into function if ऑप्शन ए, देखिएगा ऑप्शन ए इक्वल टू बी, ऑप्शन बी if of a is proper is subset of b, ऑप्शन सी if of a is proper subset of b, ठीक है, ऑप्शन डी if of a equal to b। देखिए
तो मेरे कहने का मीनिंग है यहाँ पर, ये क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा रहता है आप लोगों में, तो इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज कॉल्ड इनटू फंक्शन इफ ए इक्वल टू बी, या एफ इज सबसेट ऑफ बी, या एफ इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या एफ इक्वल टू बी, इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए अभी आप लोग को बताया है कि इफ सच दैट ए टेंड्स टू बी है, तो ए क्या होता है? डोमेन होता है। ए क्या होता है? डोमेन होता है। बी क्या होता है? कोडोमेन होता है। याद रखिए, बी क्या होता है? कोडोमेन होता है। और एफ ऑफ ए क्या होता है? रेंज होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ कंडीशन क्या है? इनटू फंक्शन के लिए कंडीशन है रेंज कोडोमेन का क्या हो? प्रॉपर सबसेट हो। तो रेंज जो है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो, यानी रेंज कितना? एफ ऑफ ए जो है कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट हो, यानी एफ ऑफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ये कंडीशन होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी हो गया। देखिए एकदम सिंपल पॉइंट, आप लोग यही समझिएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम बताया ऑन टू फंक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या था? ऑन टू फंक्शन के लिए मेन कंडीशन था कि एफ इक्वल टू बी, यानी रेंज इक्वल टू कोडोमेन। इनटू फंक्शन के लिए मेन कंडीशन क्या है? तो इनटू फंक्शन के लिए मेन कंडीशन है कि रेंज इज प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इसके बाद थोड़ा सा ऑन टू फंक्शन पर कुछ क्वेश्चन। चलिए ऑन टू फंक्शन पर एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लेट और सेट a इक्वल टू r माइनस 3 है, सेट b इक्वल टू r माइनस 1, कंसिडर द फंक्शन f सच दैट इट टेंड्स टू बी डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू इतना। ठीक है, चेक वेदर f इज ऑन टू और नॉट, मतलब ये जो फंक्शन है ऑन टू है कि नहीं ये चेक करना है। तो देखिए ऑन टू के लिए क्या होता है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन, मतलब हम लोग को प्रूफ करना होता है। अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो गया तो ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो सबसे पहले देखिए इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी है, ध्यान समझिए, इफ सच दैट इट टेंड्स टू बी मतलब इफ ए से बी में फंक्शन है, तो ए क्या है? तो ए डोमेन है। ये क्या है? डोमेन। अब बी क्या है? कोडोमेन, याद रखिएगा। ठीक है, बी क्या है? कोडोमेन। तो कोडोमेन भी है, यानी रेंज निकालना है। रेंज निकालेंगे, अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, तो कोडोमेन कितना यहाँ लिख देते हैं? कोडोमेन इक्वल टू बी, ये बी है कोडोमेन। तो बी का वैल्यू कितना है? r माइनस 1 इतना हो गया। ठीक है, तो हमको रेंज निकालना। अब रेंज निकालना तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना? x माइनस 2 बाई x माइनस 3। इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे? xy या प्लस x है उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस x हो जाएगा, माइनस 3y इधर आएगा तो प्लस 3y माइनस 2। यानी देखिए अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा? y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। ठीक है, यानी x का वैल्यू आ गया 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर कितना है? y माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर y माइनस 1 है, तो डिनोमिनेटर नेवर बी 0, यानी y माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0, यानी y नॉट इक्वल टू माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1, यानी y नॉट इक्वल टू 1, यानी y का वैल्यू 1 नहीं होगा। y का वैल्यू 1 को छोड़ के पूरा रियल नंबर हो जाएगा, यानी रेंज हो जाएगा। रेंज हो गया आपका, रेंज पूरा रियल नंबर होगा लेकिन 1 नहीं होगा। ऐसे ही ना रेंज निकाल देते हैं। रेंज निकालने का कंडीशन क्या होता है कि y इक्वल टू एफ एक्स मानिए, फिर x को y के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, y का वैल्यू डिनोमिनेटर में जो आ रहा है उसको नॉट इक्वल टू 0 कीजिए। ठीक है, तो y नॉट इक्वल टू 1 हो गया, यानी y का वैल्यू 1 नहीं होगा, बाकी सब रियल नंबर हो गया, तो रेंज हो गया। तो देखिए यहाँ रेंज जितना है उतना ही कोडोमेन है, लिख देंगे देयरफॉर रेंज इक्वल टू कोडोमेन। ठीक है, जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ हो गया तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये ऑन टू फंक्शन का प्रॉपर्टी है रेंज इक्वल टू कोडोमेन। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिखे तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ कर दीजिए तो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। देखिए कुछ और क्वेश्चन, जैसे चेक द सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, यानी वही सर्जेक्टिविटी चेक करना है, यानी सर्जेक्शन चेक करना है कि कौन सा फंक्शन इसमें ऑन टू फंक्शन है या सर्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, फर्स्ट नंबर से हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर का ये, ठीक है, फर्स्ट नंबर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ ये फंक्शन क्या है? तो एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन में है। ठीक है, ये फंक्शन जो है ये इससे एन से एन में डिफाइंड है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। तो देखिए यानी डोमेन एन है, कोडोमेन एन है, तो कोडोमेन है यहाँ पर आपका एन, मतलब इसको कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो कोडोमेन एन है, तो हमको रेंज निकालना है। तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू
एफ एक्स, ठीक है। तो y इक्वल टू एफ एक्स जो है कितना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स को y के फॉर्म में चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट वाई इक्वल टू एक्स, ठीक है। यानी मेरे कहने का मीनिंग है कि यहाँ रूट में y हो गया, रूट में y हो गया, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, रूट y है। तो आप देखिए मेरे कहने का मीनिंग है कि y की जगह पर अगर इफ y की जगह पर 2 रखते हैं तो x को नेचुरल नंबर मिलना चाहिए, बिकॉज ये x जो है ऑलरेडी ये नेचुरल नंबर है, ठीक है। ये x के वैल्यू को हम लोग डोमेन बोलते हैं, तो डोमेन ऑलरेडी नेचुरल नंबर है। तो जब यहाँ y के जगह पर 2 रखेंगे तो रूट 2 आ जाएगा, तो रूट 2 इक्वल टू एक्स, तो x का वैल्यू रूट 2 होगा, x का वैल्यू नेचुरल नंबर होगा ओनली। यहाँ बोल रहा है कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। तो जैसे ही यहाँ y की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं, ठीक है, y की जगह पर 2 पुट कर रहे हैं, यानी x इक्वल टू रूट 2 मिल जा रहा है। तो रूट 2 कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है, रूट 2 इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं, यहाँ पर रूट में y है तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, रूट में जो होता है उसको क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं। तो y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा यानी क्या, रूट में जब भी रहता है तो डोमेन या रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, रूट वाला वैल्यू को, रूट के अंदर वाला, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया, यानी y का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, यानी y बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, y का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है, रेंज है 0 से इनफाइनाइट, यानी देयरफॉर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं है। जब भी रूट में है, ठीक है, तो उसका रेंज या कोडोमेन निकालने के लिए उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कीजिएगा। तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिए, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग है कि y का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा कहाँ तक, तो 0 से इनफाइनाइट, तो 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो लेकिन कोडोमेन नेचुरल नंबर है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, इसका मतलब रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, यानी ये जो फंक्शन है वो ऑनटू फंक्शन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑनटू, ये ऑनटू फंक्शन नहीं, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। देखिए ये सेकेंड नंबर वाला देखा जाए, सेकेंड नंबर है इफ सच दैट z टेंड्स टू z, इफ सच दैट z टेंड्स टू z और सच दैट एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर है, इंटीजर से इंटीजर में है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन अब इंटीजर से इंटीजर में है सेकेंड नंबर, थोड़ा सा इसी पर देख लेते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इसको हम लोग मिटा के इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं सेम टू सेम, ठीक है। देखिए अब ये यहाँ जो फंक्शन है ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, अब सेकेंड नंबर, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन ये बदल गया क्या, इफ सच दैट जेड टाइम्स टू जेड, मतलब जेड से जेड में है, ठीक है, जेड से जेड में है, यानी इंटीजर से इंटीजर में एक फंक्शन है ये, ठीक है। तो इसका कोडोमेन कितना है, तो ये जेड है, तो ये कोडोमेन हो गया जेड, कोडोमेन कितना है जेड यानी इंटीजर, और डोमेन कितना है जेड है, यानी एक्स का वैल्यू इंटीजर है, ठीक है, एक्स का वैल्यू इंटीजर है। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या मानेंगे, तो कोडोमेन यहाँ लिख लिए, तो हम लोग को रेंज निकालना है, तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स कितना है एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट y, यानी रूट के अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया, यानी y का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर तो देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कोडोमेन जेड है, कोडोमेन क्या है जेड है यानी इंटीजर है, कोडोमेन क्या है जेड है यानी इंटीजर है, लेकिन यहाँ 0 से इनफाइनाइट एक पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। 0 से इनफाइनाइट क्या है, एक रियल नंबर है, 0 से बड़ा एक रियल नंबर है, ठीक है, जिसमें 0 भी इंक्लूड है। ये दोनों इंटीजर और ये इक्वल नहीं होंगे, बिकॉज अगर y की जगह आप 3 पुट कीजिएगा तो रूट 3 इक्वल टू एक्स, तो रूट 3 कोई इंटीजर नहीं होता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अगर इफ, अगर यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से मिटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इफ y इक्वल टू 2 या 3 रखिए, तो 3 रख दे रहे हैं, देन x इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट 3। तो देखिए y की जगह पर 3 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू रूट 3 मिल गया, तो x जो है वो क्या है, ऑलवेज इंटीजर है, ये इंटीजर से इंटीजर में डिफाइंड है, यानी x का वैल्यू पहले में ही से इंटीजर है, तो x का वैल्यू यहाँ रूट 3, ठीक है, इज नॉट इंटीजर, इज नॉट ए इंटीजर, ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, एकदम सिंपल पॉइंट है, ठीक है। तो ये हम लोग 2 क्वेश्चन देख लिए, फर्स्ट देख लिए, सेकंड देख लिए, ठीक है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो थर्ड नंबर के लिए भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही हम लोग चलेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए ये थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए, थर्ड नंबर है रियल नंबर से रियल नंबर में है, देखिए इफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर, ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में है, लेकिन यहाँ पर देखिए डोमेन रियल नंबर है, मतलब एक्स का वैल्यू रियल नंबर है, और यहाँ पर जो कोडोमेन है वो क्या है, वो भी रियल नंबर है,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब फिर हम निकालेंगे लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी रूट y इक्वल टू एक्स हो गया। अब मेरे कहने का मीनिंग है कि अब निकालें रेंज निकालें, कोड में तो पता है तो रेंज निकालेंगे। रेंज अब कैसे निकालेंगे, तो रेंज क्या होता है, यहाँ पर एक्स इक्वल टू रूट वाई है, तो रूट के अंदर वाला वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कीजिए, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी y का वैल्यू हो गया 0 से 12, यानी 0 से इनफाइनाइट, ये हो गया। तो देखिए जब भी रेंज होता है y का वैल्यू निकाला जाता है, डोमेन के लिए x का वैल्यू निकाला जाता है। तो अगर रेंज निकालना है, ठीक है, तो x को y के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। अगर देखिए रूट में है तो रूट के अंदर वाला को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करते हैं, क्योंकि रूट में कभी भी निगेटिव नहीं होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, y का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये रेंज हो गया इसका, रेंज इक्वल टू हो गया 0 से इनफाइनाइट। बट कोडोमेन देखिए रियल नंबर है, कोडोमेन क्या है, पूरा रियल नंबर है, तो नॉट इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है, मतलब रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल नहीं है। जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है तो वो जो फंक्शन है, ठीक है, जब रेंज कोडोमेन के इक्वल नहीं होता है तो फंक्शन जो है ऑनटू फंक्शन नहीं है, तो ये भी ऑनटू फंक्शन नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है एफ सच दैट n टेंड्स टू, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको ऑनटू फंक्शन चेक करना है। देखिए तो ऑनटू फंक्शन चेक करने के लिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग, इसका कोडोमेन कितना है, नेचुरल नंबर है, ये है कोडोमेन, ये क्या है, कोडोमेन, ठीक है, ये कोडोमेन है। तो मेरे कहने का मीनिंग है कि अब रेंज निकालेंगे, तो रेंज निकालने के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, और x का वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है टोटल, ठीक है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये 3 है, ऊपर इधर जाएगा तो y का पावर 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू x हो जाएगा। तो देखिए x इक्वल टू आ गया y का पावर 1/3, ठीक है। तो इफ y का पूरा वैल्यू रियल नंबर रख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अब मेरे कहने का मीनिंग देखिए, इफ y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2 का पावर 1/3, अगर y की जगह पर 2 पुट कीजिएगा देन x इक्वल टू 2 का पावर 1/3, तो ये जो है नेचुरल नंबर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x का वैल्यू देखिए, x का वैल्यू ऑलरेडी नेचुरल नंबर है, डोमेन है, x का वैल्यू यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर डोमेन है, नेचुरल नंबर, यानी x का वैल्यू नेचुरल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 2 का x का वैल्यू y की जगह पर 2 रख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से नेचुरल नंबर में से कोडोमेन में से अगर 2 रख रहे हैं, y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू 2 का पावर 1/3 मिल रहा है, और 2 का पावर 1/3 एक नेचुरल नंबर यहाँ पर नहीं है। देयरफॉर यानी 2 का पावर 1/3 का कोई प्री इमेज नहीं बन रहा है, यानी कुछ एलिमेंट इसमें बच जा रहा है जिसका प्री इमेज 2 का इमेज नहीं, इसमें से 2 का प्री इमेज नहीं बन रहा है। देखिए यानी मेरे कहने का मीनिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए था, y की जगह पर 2 रख रहा है तो x जगह पर मिल जाए, इसमें से कोई नेचुरल नंबर अगर y की जगह पर रख रहा है तो x का वैल्यू भी नेचुरल नंबर ही मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, ठीक है। अगर इसमें से पुट कर रहा है तो भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, और इसमें से पुट कर रहे हैं y की जगह पर तो x भी नेचुरल नंबर आना चाहिए, लेकिन y की जगह पर 2 पुट किया तो x इक्वल टू 2 का पावर 1/3 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। देयरफॉर इट इज नॉट ऑनटू, इट इज नॉट ऑनटू, तो ये ऑनटू फंक्शन नहीं है। देखिए तो ये ऑनटू नहीं है। अब देखिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नहीं 5th में इफ सच दैट z टेंड्स टू z है, ठीक है, इफ सच दैट z टेंड्स टू z है, इफ z से z में एक फंक्शन है, तो अब देखा जाए और एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये कोडोमेन है, ये क्या है, कोडोमेन, ये कोडोमेन है। लेट y इक्वल टू एफ एक्स, रेंज निकालेंगे तो y इक्वल टू एफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब है, तो ये y का पावर 1/3 इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ y के जगह पर आप फिर वही कीजिए, इफ ये y पूरा रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, y पूरा रियल नंबर हो सकता है, तो y इक्वल टू अगर हम इंटीजर यहाँ पर रखने के लिए बोल रहा है, जेड क्या है, इंटीजर है, तो मेरे कहने का मतलब इंटीजर कोई भी रखिए, जैसे हम 3 रख रहे हैं, ठीक है। इफ y इक्वल टू 3 देन x इक्वल टू y की जगह पर 3, तो 3 का पावर कितना हो जाएगा, 1/3। तो देखिए ये बोल रहा है कि x भी इंटीजर है और y भी इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है। ये यहाँ x ये डोमेन है, तो डोमेन इंटीजर है, ठीक है, तो ये x का वैल्यू इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ y भी इंटीजर है, तो y का वैल्यू अगर कोई इंटीजर यहाँ पुट कर रहा है तो x का वैल्यू भी इंटीजर मिलना चाहिए, लेकिन y इक्वल टू 3 पुट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 3 का पावर 1/3 जो कि इंटीजर नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू z, देयरफॉर इट इज
नॉट ऑन टू, ये भी ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, याद रखिए एकदम सिंपल पॉइंट है कि जब भी हम लोग को निकालना होगा, जब भी हम लोग को चेक करना होगा कि सर्जेक्टिविटी यानी सर्जेक्टिव फंक्शन का, तो उसमें आप प्रूफ क्या कीजिएगा, रेंज इक्वल टू कोड में। अगर रेंज इक्वल टू कोड में आ जाता है तो ऑन टू फंक्शन, अदरवाइज नहीं है। ठीक है।